सोशल मीडिया पे बहुत गर्व से लिखते हैं, गौ सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमें वो जनून बात उन्होंने आम शरण सिंह को चैलेंज करती हूँ कि उनका ये बयान बहुत ही घटिया और बहुत ही भ्रमित करने वाला है। सुनियोजित तरीके से मैं बहुत प्रामाणिक बात कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में चुन चुनकर ब्राह्मणों को शिकार बनाया जा रहा है। आपको बताया नहीं जा रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जब असेंबली में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी आदमी शंकराचार्य नहीं बन सकता, कोई भी आदमी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो ये बात बिल्कुल मुहर लग गई कि मुख्यमंत्री को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो सारी की सारी खुन्नस ब्राह्मण बच्चों पे भी निकाल। आखिरी चरण में चल रही है यात्रा। 403 विधानसभाओं में से अब मात्र 20-22 विधानसभा रह गई। कॉन्सेप्ट शंकराचार्य जी लेके आए हैं। हाँ, इसी उस रामा गोधाम कॉन्सेप्ट का उद्देश्य यही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गोधाम बना, केवल गोपालक ही गौ रक्षा करेगा, या गोपालक ही गो सेवा करेगा, या यादव ही करेगा, या अहीर ही करेगा, या गुजर ही करेगा, या जाट ही करेगा। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम ऋण अपने सर पे चढ़ा रहे हैं और उसको भोग रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हमें किसी दूध क्रांति की आवश्यकता के माध्यम से हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल बचाना चाहते हैं। गाय एक माध्यम 1000, जबकि गाय को जो है वो पालना चाहिए। आदित्यनाथ जी के लिए बहुत श्रद्धा रखते थे, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। उनके लिए हमने बहुत काम भी करने की कोशिश की, उनके लिए प्रचार भी किया है। लेकिन दुख ये हुआ कि जो नैरेटिव हम समझ रहे थे वो प्रमाणित हो गया कि ये नैरेटिव नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। इससे सनातन धर्म को टुकड़े टुकड़े करने वाला षड्यंत्र है। एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के खिलाफ खड़ा कर दो, कोई सा भी इल्जाम लगा दो, कोई उसकी पूछताछ नहीं होगी। ये तो इसमें शंकराचार्य जी के जो इन्होंने आपकी जो चतुर्वेदी सेना है, इस तरीके से जो तमाम गठन किए हैं, क्या राजनीति के भी क्षेत्र में उतरने का कहीं कोई ख्याल है? नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश सिंह और जैसा कि आपसे वादा था कि कुछ नया ही लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। आज अयोध्या की धरती धन्य हुई है। पूज्य शंकराचार्य जी आज अयोध्या की धरती पर हैं और हम उनके साथ की एक टीम की जो मेंबर हैं, चतुरंगड़ी सेना की जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत ही ये मैंने जैसे कहा कि अयोध्या का सौभाग्य है और तमाम विधानसभाओं में जो पूज्य शंकराचार्य जी की गौरक्षा यात्रा निकल रही है और जगह जगह जो जन समर्थन मिल रहा है, वह एक अपने आप को अचंभित करने वाला है कि आज के दौर में जिस तरीके से राजनीति को धर्म से जोड़ करके दूषित कर दिया गया है, धर्म को भी दूषित कर दिया गया है, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि 2014 के बाद के ही जो लोग हैं वही जो है धार्मिक हैं, जो उनकी दल कहे वही लोग माने, वही धर्म माने। तो इस तरीके का एक संकट पैदा कर दिया गया है, जबकि सनातन में, हिंदू धर्म में यह आदिकाल से चला आ रहा है कि जो शिव के प्रतिरूप होते हैं शंकराचार्य जी, वही हमारी जो धर्म की जो व्याख्या करते हैं, धर्म का निर्धारण करते हैं कि किस तरीके से हमको धार्मिक अनुपालन करना है। तो आज हम बात करेंगे साध्वी जगदम्बा जी, जो इनको नाम दिया गया। आप डॉक्टर निष्ठा दीक्षित जी हैं और पूज्य शंकराचार्य जी ने आपको जो है वो नाम दिया है, नया नाम दिया है साध्वी जो है जगदम्बा जी का। आप गायनोलॉजिस्ट हैं और MBBS हैं, बड़ी डॉक्टर हैं। आपका स्वागत है हमारे बीच में जो है, और हम मुखातिब होते हैं और आपसे बात करेंगे। नमस्कार। आप अयोध्या में आई हैं और तमाम अयोध्या जनपद के तमाम विधानसभाओं से गुजर के आई। पहले तो कैसा लगा आपको अयोध्या का ये नया रूप? अयोध्या मैं आई थी करीब 8 साल पहले भी आई थी और बहुत छोटे थे तब भी आई थी। 2-3 बार अयोध्या आना हुआ है। अभी थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। आज सुबह से ही, मतलब लगभग दोपहर से ही हम अयोध्या जनपद में एंटर हो गए, लेकिन अभी मुख्य नगर में जो आए हैं थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, पहले से थोड़ा रूप बदला हुआ तो लग रहा है। ये शंकराचार्य जी की जो मेन मुख्य जो उद्देश्य है गौरक्षा का, और फिर उसके बाद और भी चीजें हैं, गौरक्षा का ये आह्वान क्यों किया गया है? जैसा कि एक प्रचलित है कि धर्म को अगर छोड़ दें, गौरक्षा को धार्मिक रूप से अगर ना देखें, तो क्यों इसका उद्देश्य किस कारण से ये यात्रा निकली है? देखिए ओम प्रकाश जी, धर्म हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक जिसे हम कहते हैं, सनातन आर्य वैदिक हिंदू धर्म, इसकी पूरी व्याख्या ये है। इसके 3 मुख्य आधार स्तंभ हैं। वेद, वेदों का निरूपण करने वाले और वेदों को, संसार को, समाज को समझाने वाले योग्य ब्राह्मण और गौ माता। इन तीनों के ही ऊपर हमारा पूरी आर्य वैदिक सनातन संस्कृति टिकी हुई है। हमारा पूरा वैदिक वांग्मय टिका हुआ है। आज जो समय आ गया है, इतना कलयुग तो है ही, लेकिन कलयुग में भी इतना घोर कलयुग इस समय हम देख रहे हैं, और वो भी उन लोगों के राज शासन में जो अपने आप को भगवाधारी, संत, हिंदू और हिंदू हृदय सम्राट और हम ही देवी देवताओं को लाए हैं, उस नैरेटिव वाले लोगों के शासन में अगर इस कदर तीनों हमारे आधार स्तंभों पे
प्रतिदिन आघात किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा आपातकाल है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, हर प्रकार के आपातकाल का समय हम इसको मान के चल रहे हैं। लेकिन जो गाय की बात होती है, गौ की बात हो रही है, आज की जो परिस्थितियां हैं, जब हमारा देश, हम अगर 50 साल पहले की बात करें तो एक तो हमारी आबादी थी, लेकिन हमारे पास पशुधन ज़्यादा हुआ करता था, कोई हमारा बेस हुआ करता था कृषि और पशुधन। लेकिन आज के समय में जो अर्थयुग चल रहा है उसमें हमारी आबादी एक तो बहुत बढ़ गई है, हिंदुस्तान की 140-45 करोड़ हो गई है। दूसरे ये कि जो शहरी आबादी हमारी बढ़ी है, लगभग 60 करोड़ लोग जो है शहरों में रहते हैं। और अगर इसमें आप मुस्लिमों की आबादी को, गांव के में जो मुस्लिम रहते हैं, जो नहीं गाय पालते हैं, 1-8% लोग पालते हैं, उसको जोड़ लीजिए तो ये करीब 70 करोड़ की आबादी बैठती है जो गाय से, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है पालन से जो है। तो आधी आबादी तो हमारी ऐसे निकल जाती है। फिर कैसे हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे? आपको मैं एक और आंकड़ा बताना चाहूंगी कि गौवंश का भारत में जितना गौवंश अब बचा है, अभी और भी मैं आपको इस बारे में कुछ डिटेल्स दूंगी, लेकिन जितना अभी वर्तमान का गौवंश है उसका पालन, गौपालक 88% गौपालन आज भी भारतीय कृषक समाज कर रहा है। हमारा किसान ही असली गौपालक है। नहीं, किसानों तो के आप अगर ये कहें कि बहुत कम सेगमेंट गाय से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा सेगमेंट गाय से जुड़ा हुआ है। और किसी न किसी माध्यम से आज चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, दूध तो सभी पी रहे हैं। हाँ, पालन कोई नहीं करना चाह रहा, पालन करना नहीं चाह रहे, दूध सबको चाहिए। ये है समस्या की जड़। नहीं, समस्या की जड़ एक और है, जो जिस परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं। 50 साल पहले जब हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, 1-2 आदमी परिवार का नौकरी करता था, एक किसानी करता था, एक गौ पालन देखता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई, एकल परिवार हो गया है और इनकम की जो जरिया है, लोग या तो व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। खेती आधारित, जिनके पास बड़े खेत हैं, उनको छोड़ करके लोगों के पास बहुत कम कृषि हो गया और जमीन भी नहीं रहने लायक जो है। किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट, किसी के पास 2000 स्क्वायर फीट। तो कैसे इस समस्या से हम निपटेंगे? ठीक है, गौरक्षा का आंदोलन है, सारी चीजें हैं, हम कैसे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कैसे कर सकते हैं? देखिए ओम प्रकाश जी, एक बात होती है सिंहावलोकन। एक समय जब कुछ चीजें घटती हैं, उसके बाद सिर्फ सिंह की तरह पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। आपको आंकड़े, सरकारी ही आंकड़े हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, हमारे पास जितना गौवंश था, लगभग 90 करोड़ गौवंश हमारे पास था। इतनी तो हमारी आबादी भी नहीं थी। उस समय भारत की आबादी लगभग 40-45 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, ये भी शायद मैं ज्यादा बता दी। और हमारे पास गौवंश था 90 करोड़ और सब कुछ स्वदेशी, सारी गायें स्वदेशी। देखिए, गरीबी रही होगी, हम मानते हैं। 47 में भी हम कोई बहुत अमीर नहीं थे, अंग्रेज लूट के खा चुके थे हम, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हम मेडिकल भाषा में हमारी औसत आयु, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, आपके और हमारे दादा परदादा कितना जिए? 90-90, 80-80 साल तो उनकी सामान्य आयु हुआ करती थी। आज हमारे, आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, जिम में लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, बच्चा 2-3 साल में ही चश्मा लग रहा है उनको। तो आज हमने विकास किया या विनाश की तरफ जा रहे हैं? अगर हम सिर्फ बिल्डिंगों को और फ्लाईओवर को और सड़कों को और चकाचौंध वाली LED लाइटों को अगर विकास मान रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम एक्चुअली एक यांत्रिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन मनुष्य के तौर पे हम डिफीट खाते जा रहे हैं। मैं चूंकि एक डॉक्टर भी हूँ, मैं हर एंगल से किसी भी समस्या को देखती हूँ। आपने जैसा अभी जिक्र किया कि हम पशुपालन समस्या है, या अभी हमारे छोटे छोटे एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार, तो यही तो मूल परेशानी है। हम परिवार छोड़ चुके हैं। हमारी आधी से ज्यादा समस्याओं का कारण ही यह है कि हम संयुक्त परिवार छोड़ चुके हैं, कर्जा में डूबा हुआ है। आज का एक सामान्य व्यक्ति जो नौकरी पेशा है, उसके ऊपर जमाने भर के लोन है। जब वो संयुक्त परिवार में रहता है तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो मैं उसी समस्या पे बात करना चाहता हूँ कि गाय हम कैसे पालेंगे? गाय कैसे पालेंगे? गाय पालने का जो खर्चा आ रहा है, जो कास्ट आ रही है, वो एक आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ओम प्रकाश जी, ये मैंने अभी, आप भाजपा के एक मंत्री हैं, शायद पूर्व सांसद है, हाँ, बृजभूषण शरण सिंह, नहीं, सही सवाल उन्होंने उठाया है, जो कि कभी सपा में जाते, कभी भाजपा में आते, वो अलग मैटर है। तो वो नहीं, मैं उनकी एक आइडियोलॉजी बता रही हूँ। वो तो कंप्लीटली पॉलिटिकल पर्सन है, और उनने ही जो आप बात बोल रहे हैं, वो सेम की सेम बात अभी 2 दिन पहले उन्होंने बोली है कि गाय पालना एक कॉस्टली काम है। आप एक बात बताइए, एक तरफ हम बात ये कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है, हम पूरे
उत्तर प्रदेश के लगभग हम आखिरी चरण में चल रही है यात्रा। 403 विधानसभाओं में से अब मात्र 20-22 विधानसभा रह गई है और पूरे 100% जितने लोग शंकराचार्य जी के सामने उपस्थित हुए, मैं स्वयं गवाह हूं, 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि गाय हमारी माता है, हम पशु नहीं मानते। आज भी ये अलग विषय है, मैं इस विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, गाय हमारी माता है, ये सही चीज है, आप समझ नहीं, हमारा कल्चर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि उस पशुधन को जो है, गाय को हम जो है, गाय माता है हमारी, गाय को हम कैसे हम बढ़ाएंगे, जो हमारी, बता रही हूँ आपकी जो संस्कृति कह रही है कि ये दिखने में 4 पैर वाली है लेकिन ये कामधेनु है, ये सुरों की देवताओं की जननी है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जीता जागता मंदिर है, आपकी संस्कृति ये कह रही है, फिर आप उसको पशुधन बोल रहे हैं। यही विरोधाभास हम शब्दों पे नहीं जाना चाहते, हम पशुधन पे। आज अगर बृजभूषण शरण सिंह अपनी माता जी को पाल रहे हैं या वो उनके साथ बृजभूषण सिंह बड़े आदमी, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी माता जी के साथ रह रही हूँ, तो मैं ये नहीं गिनती करूंगी कि एक गाय पालने में 5,000 से 6,000 रुपए महीने से ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ये दूसरी बात होगी। अगर हम गाय को सिर्फ कमर्शियल दृष्टि से देखेंगे कि 5,000 रुपए खर्च किया और बदले में मुझे क्या मिला, तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं उसी समस्या की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समस्या को अगर हम आंदोलन चला रहे हैं, गौरक्षा की बात कर रहे हैं, पहले बृजभूषण सिंह का कंसेप्ट क्लियर कर दें। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने 100 गाय पाल रखी, बड़े आदमी, मैं जानती हूँ, हमें आश्चर्य भी इसी बात का हुआ, वो करते हैं, लेकिन उन्होंने एक जनून बात की। अच्छा, वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत गर्व से लिखते हैं, गौ सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो जनून बात उन्होंने आम आदमी के, जैसे मुझको गाय पालना हो, आम आदमी की बात नहीं है, ये आम आदमी को भ्रम में डालने वाली बात है। नहीं ओम प्रकाश जी, आम आदमी को भ्रमित करने वाली बात उन्होंने कही है। आप सही कह रहे हैं। उन जैसे व्यक्ति से, जो कि राम मंदिर आंदोलन में बहुत सक्रिय, हम बहुत आदर करते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी का। मैं गौरक्षा पे बात कर रहा हूँ। ये बात बोल के उन्होंने हमारी नजरों में अपना आदर, वो अलग बात है। लेकिन जैसे गाय पालना हो, मुझको ही गाय पालना हो, जैसे आपने कहा 5,000 खर्चा आएगा, तो एक तो मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, 5,000 रुपया मान लीजिए हम कहीं से लगा दें, उसको माता मान करके, ठीक है, इससे हमें आर्थिक रिफंड नहीं चाहिए, गाय के रूप में हमको सेवा करनी है, तो हमारे पास एक तो इतना समय नहीं है कि हम जो है गाय पाल सकें। पहले क्या होता था, आदमी मिल जाते थे, लेबर मिल जाते थे, आज वो भी बड़ा संकट है। इन संकटों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि इसका समाधान भी आपको ही निकालना होगा, शंकराचार्य जी को ही निकालना होगा कि कैसे कम जोत पे, कम लागत पे जो है, जैसे इसका एक विकल्प हो सकता है कि दूध की हमें लागत अच्छी मिले, जो है गोबर खरीद, जैसे छत्तीसगढ़ में किसी सरकार ने शुरू किया था। तो इस तरीके से जब तक हमको आर्थिक लाभ, मैंने शुरू में ही कहा है कि ये अर्थयुग चल रहा है। ये ठीक है कि आप लोग चूंकि धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको उस नहीं, हम सब चीजों से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ, लेकिन आम जनता की जो गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ जो आबादी आई है, जो जनसंख्या यहाँ आई है सुनने शंकराचार्य जी को, इसमें से लगभग 90% लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चूंकि यहीं रहता हूँ। तो इसमें कुछ ही लोग जो है गौपालक हैं, बाकी चूंकि यादवों की बेल्ट है तो भैंस पालक के लोग हैं। लेकिन इस अयोध्या में ही अब इसीलिए अब आपके और हमारे, आपके चैनल के माध्यम से अब सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि केवल गौपालक ही गौ रक्षा करेगा, या गौपालक ही गौ सेवा करेगा, या यादव ही करेगा, या अहीर ही करेगा, या गुजर ही करेगा, या जाट ही करेगा, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ब्राह्मण भी करेगा, वैश्य भी करेगा, शूद्र भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा, कोई भी जाति। क्योंकि ओम प्रकाश जी, हम हिंदू पैदा ही गौ रक्षा के लिए होते हैं, यही तो हमें कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। हमारे जन्म का प्रयोजन ही गाय की रक्षा है। आप अगर शंकराचार्य जी को सुनेंगे, वो सारे वेद वेदांत तो सारे उपनिषदों के उदाहरण देके बात कर रहे हैं। हमारे, आप बताइए, आपका कोई गोत्र तो होगा? बिल्कुल है। आप बराबर, हर हिंदू का गोत्र होता है, बिना गोत्र का कोई हिंदू ही नहीं होता। और ये छोड़िए हिंदू और ये मुस्लिम, ये तो अब बना है। सनातन धर्म आदि अनंत काल से है, उस समय एकमात्र धर्म सनातन ही रहा है। तो इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं, सबका कोई न कोई गोत्र है। ये और बात है कि उन लोगों को, आज विदेश में रहने वाले आदमी को नहीं पता कि उसका गोत्र क्या है, लेकिन हम तो उस धरती पे पैदा हुए हैं जो सनातन धर्म का उद्गम स्थल है। यानी कि गोत्र की परिभाषा क्या है? गोत्र, गो यानी गाय, त्र संस्कृत का जो उसका धातु है, रक्षा करना, त्राण करना। गाय की रक्षा करने के लिए जिसने जन्म लिया है उसी का गोत्र होता है। और गोत्र ऋषियों से आता है, ऋषि परंपरा से आता है। तो हमारे ऋषियों ने, चाहे वो जमदग्नि हो, चाहे परशुराम हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, उन्होंने अपने अपने समय में गाय की रक्षा की है, गाय की रक्षा के लिए धर्म युद्ध किए हैं, असुरों से लड़े हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि है कि क्यों हमारे हर एक सनातनी को गौ रक्षक होना ही होगा, गौ सेवक होना ही होगा। और अगर हम
ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं तो कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये गोपालक का काम है। तो भैया हम तो पाप मोल ले रहे हैं। हमें पता है चाहे नहीं पता, जाने या अनजाने में हम ऋण अपने सर पे चढ़ा रहे हैं और उसको भोग रहे हैं। अब सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। सॉल्यूशन की बात भी शंकराचार्य जी के कार्यक्रम से ही आप लोगों को और सभी लोगों को ये पता चल जाएगी, लेकिन चैनल पे आपके मैं बताना चाहूंगी। गौ पालन के लिए शंकराचार्य जी प्रेरित कर रहे हैं। अब उसमें कैटेगरी है। मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आपने उस पर फार्म हाउस बना रखा है, लेकिन आपके मन में कभी ये भावना नहीं आई कि मैं इसमें 4 गाय भी पाल लूं। तो आपको एक मार्ग दिखा दिया शंकराचार्य जी ने कि भाई जमीन पड़ी है तो गाय पालो, और स्वदेशी वेद लक्षणा गाय पालो। जर्सी, होल्स्टीन, ये जैफरी, ये गाय नहीं है, ये गाय जैसे पशु है, ये दूध देने वाला पशु है। लेकिन गाय जो वैदिक गाय है ये वो नहीं है। हमारे देश में लगभग 1960 के आसपास या उससे थोड़ा बाद में ये क्रांति लाई गई, दूध क्रांति। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हमें किसी दूध क्रांति की आवश्यकता नहीं थी। हर एक हिंदू के हर एक घर में 2-2, 3-3 गाय थी। ये ऐसा षड्यंत्र हमारे साथ खेला गया। इस दूध क्रांति के कारण एक ऐसे पशु को भारत में, विदेशी पशु को भारत में प्लांट कर दिया गया, जर्सी जैसे, जो कि दूध तो 8-10 लीटर देती है, लेकिन उसके दूध में कोई दम नहीं है। उल्टा आज जो भारत डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और ऑटिज्म और जमाने भर की लाइफस्टाइल डिजीजेस से जूझ रहा है ना, उसकी जड़ वो जर्सी का दूध है। और मैं पूरे प्रामाणिक तौर पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, सर्टिफाइड, और पूरा साइंटिफिक बेसिस पे मेरे पास प्रमाण है कि हमारे बच्चों में जो आज जिस तरह से बीमारियां हो रही है, जो हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का में बहुत बड़ा कारण ये दूषित दूध है। मैं देसी तो गाय की अगर बात है, अब जो सॉल्यूशन वाली बात है, तो हाँ। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए हिंदू और सभी का, नॉट हिंदू, सारे मनुष्यों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विदेशी गाय गाय नहीं होती, वो पशु है, पशु जर्सी है। और देसी गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है। हम उसको माता इसलिए मानेंगे क्योंकि देखिए गाय के साथ जो पंचगव्य जुड़ा हुआ है, 5 दूध, मैं इस पे ये आपका ये ठीक है, ये आप नहीं अलग बात है। नहीं मैं ये चीजें सॉल्यूशन ही दे रही हूँ मैं आपको, सॉल्यूशन। मेरा सवाल ये है कि गांव में सक्षम है वो गाय पाले, कुछ लोग ही सक्षम है, मैं यही कह रहा हूँ। और जो नहीं है, जो बड़ी आबादी है देश जो की, नहीं है, वो सामूहिक तौर पे एक रामा गोधाम कॉन्सेप्ट शंकराचार्य जी लेके आए हैं। हाँ, इसी पे रामा गोधाम कॉन्सेप्ट का उद्देश्य यही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गोधाम बनाया जाए, 2 एकड़ 3 एकड़, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो भूमि दान करे, और लोगों के ही अर्थ सहयोग से, कार सेवा से, लोगों के श्रम दान से वहां पर एक ऐसा कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी को जोड़कर एक गोधाम बनाया जाए। न ये गौशाला है, न ये डेयरी है, न ये कोई भी ऐसा रिसर्च सेंटर है, ये गोधाम है। धाम का मतलब है एक हमारे लिए पवित्र जगह, तीर्थ जैसी। वहां पर केवल स्वदेशी वेद लक्षणा गौ माता ही रहेगी। वहां उनकी वैसे ही सेवा की जाएगी वैदिक तरीके से, जो हमारे वेदों में वर्णित है। धाम का उद्देश्य यही है कि हमारे भारतीय हिंदू, पर्टिकुलरली सनातनी समाज को वापस जड़ों से जोड़ना, और जड़ों से जोड़ना मतलब गाय से जोड़ना। स्वदेशी वेद लक्षणा गाय, जिसका दूध अमृत है, जिसके गौमूत्र से कैंसर तक ठीक हो जाता है। जब आप जुड़ेंगे उसके बाद ही आप देखिए, सेवा, हमारे धर्म में सेवा के बाद ही दोहन है। सेवा से पहले दोहन नहीं है। दूसरी चीजें बता रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गौधाम में खोल दिया, तो आप कम्युनिटी जो पैसा नहीं लगा सकता वो 10 रुपए देके भी गोधाम का मेंबर बन सकता है। ठीक है, मेंबर बन गए। एक हमारी वो हो गया कि ये गाय माता है जो है, हमने 10 रुपया दे दिया। लेकिन मैंने कहा ना कि ये अर्थ युग है, इसमें हमको अगर हम गाय रख रहे हैं, गौ माता के रूप में तो हमको रिटर्न चाहिए ना, दूध चाहिए ना हमको। कम्युनिटी सेंटर में तो आपको कोई रिटर्न की जरूरत ही नहीं है। आपने 10 रुपए लगाए तो आप क्या रिटर्न लोगे उससे? जो लोग लगाएंगे, जो उससे आउटपुट आएगा गायों को पालने से। इसमें स्टेजेस हैं। पहली शर्त, आप इसको अर्थ के लिए नहीं ले रहे हैं। आपकी देखिए भावना क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। हम कोई भी संस्था बनाते हैं तो मेमोरेंडम में इंटेंशन लिखते हैं, किस इंटेंशन। आपका कहने का मतलब है कि गाय के माध्यम से हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल बचाना चाहते हैं। गाय एक माध्यम है, एक 1000, जबकि गाय को जो है वो पालना चाहिए गाय माता के रूप में, और आउटपुट भी चाहिए उससे, जो है दूध भी चाहिए, पंचगव्य भी चाहिए उससे जो बनता है। लेकिन आपका ये कहना है कि हम गाय के माध्यम से सनातन को बचाना चाहते हैं। गाय गौड़ चीज है। मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया, मेरी माँ मेरे को दूध भी पिलाएगी,
वो तो उन्होंने मेरे को जन्म दिया है तो मेरे को दूध तो पिलाएगी ही ना। बिल्कुल। लेकिन मैं मेरी माँ से प्यार करूंगी, मेरी माँ मेरे को प्यार करेगी, हमारे बीच में एक स्नेह का रिश्ता होगा, एक आदर का संबंध होगा, तभी तो मेरी माँ मेरे को प्रेम से दूध पिलाएगी। उसके समझिए ये एक साइकोलॉजी भी है, ये साइंस भी है, ये धर्म भी है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। गाय दूध तो देगी ही देगी, लेकिन आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। आप पहले गाय को लाइए सेवा के उद्देश्य से। दूध कहाँ जाने वाला है? जब गाय आएगी, बछड़ा आएगा तो दूध भी आएगा। उसके बाद आप सोचिए कि ये सब हम प्लानिंग कर चुके हैं। गौधाम एक मंदिर की तरह रहेगा, गौधाम एक मंदिर की तरह रहेगा, जहाँ गाय को हम माता का दर्जा दे करके सनातन को बचाने की कोशिश करेंगे। जबकि हमारा सवाल ये है कि गायों को पालने का जो हमारे पास होता था, गाय पाली जाती थी तो उससे हम दूध दही होती थी। बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज करती हूँ कि उनका ये बयान बहुत ही घटिया और बहुत ही भ्रमित करने वाला है। देखिए मेरी प्रैक्टिस निश्चित तौर से अगर गाय पालने में गुजरात में गिर गाय है जी, गिर गाय के गोपालक बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से उनको रखते हैं। मैं खुद ऐसी गौशालाओं से जुड़ी, मेरी स्वयं की गाय है। सुनिए, गाय का दूध निकालने का भी एक तरीका होता है। गाय दूध भी देगी, घी भी देगी, सब देगी, लेकिन आप उसको चूस नहीं सकते, आप उसको खींचना नहीं चाहिए, आपको उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। आप अगर कह रहे हैं कि ये दूध तो 150 रुपए किलो में बिकना चाहिए, उसको तो ये अर्थ का ये मिलना चाहिए, यही संस्कृति तो हमारी दूषित कर दी गई। हमारे वेदों में कभी दूध बेचा ही नहीं जाता, दूध बेचना पाप है। आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, कभी भी हमें दूध बेचने और खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे घरों में गाय हुआ करती थी। जी हाँ, इसीलिए मूल मुद्दे पर इसीलिए हम बात कर रहे हैं। गिर गाय के गोपालक भी तो दूध निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें 80 रुपए लीटर गिर गाय का दूध मिलता है। आप सुनिए एक मिनट, जो अफोर्ड करते हैं वो ले भी रहे। ऐसा नहीं है कि 80 रुपए लीटर में बहुत लोगों को समस्या है, जिसको अच्छी चीज लेनी है वो लेता भी है। गाय का घी बहुत प्रॉफिटेबल है, गिर गाय का घी आप पता करिए, गिर गाय का घी 2500 रुपए किलो, 3000 उससे कम में बनेगा भी नहीं। आपको मिलेगा ही नहीं। हम फिर अपने सवाल पर आते हैं। बात यह है कि देखिए प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन आप अपने दिमाग में हर चीज को प्रॉफिट से मत कनेक्ट करिए। नहीं, हम प्रॉफिट की बात नहीं, हम मूल बात पर आ रहे हैं कि हमने जैसे आप शुरू में कहा कि आधी आबादी शहरी जो है, चूंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो गाय पालने की जो शहरों में कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जो देहात क्षेत्र जो बचा हुआ है वहां भी आप एक गौधाम बना करके मंदिर तरीके उसका करना चाहिए। जबकि पहले जब गाय पाली जाती थी, हर परिवार, मेरे भी परिवार में गाय रहती थी, पूरा परिवार खाता था, परिवार विघटित हो गया, चीजें हो गई, तो अब गौवंश नहीं है या बैल नहीं है, बैलों की अब जो आवश्यकता भी नहीं रह गई है। तो इस चीज को हम बढ़ाएंगे कैसे? आपने तो एक सेंटर बना दिया कि चलिए गौधाम बना देंगे, वह पूजा अर्चना होगी, चीजें होंगी, और आउटपुट के नाम पे जैसा आपने दूध की आवश्यकता सबको है, ये आवश्यकता पूरी कैसे होगी? गोबर अपने आप में सोना है। आप सुनिए, दूध की आपूर्ति पूरी कैसे होगी? पहली बात, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी। सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, गाय का जो गोबर है ना, आपको पता होना चाहिए, गोबर गैस प्लांट इतना प्रॉफिटेबल है। और आपका जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए का एक सिलेंडर आ रहा है ना, आप अगर गोबर गैस प्लांट से अगर गैस लेते हैं, आपको 14 किलो का जो सिलेंडर है वो आपको 350 से 400 रुपए में पड़ेगा। ये मैं एक अनुपात बता रही हूँ। इतना इजी, इतना कंफर्टेबल आपके पास ग्रीन एनर्जी। डॉक्टर साहब आप सुनिए, ये गोबर गैस प्लांट चले हुए थे, फिर धीरे धीरे फ्लॉप हो गए, बंद हो गए। आप लोगों ने मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कैसे, ये चीजें प्रैक्टिकल में कैसे आएंगी? सुनिए, अरे ओम प्रकाश, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गाँव में लोगों के पास अर्थ नहीं है, कमजोर है, गरीब है। आपको बताया नहीं जा रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपको पता नहीं है या दूसरों को पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट दुनिया में है ही नहीं। कॉन्सेप्ट है। बनासकांठा गुजरात का एक बिल्कुल बेल्ट ऐसा है, एकदम मतलब बहुत ही रूरल और बिल्कुल रिमोट बेल्ट है बनासकांठा, ठीक है, सौराष्ट्र उस तरफ आता है। आप देखिए बनासकांठा में कांकरेज गाय बहुतायत में, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे ऐसे एरियाज में जाती हूँ। कांकरेज गाय जो हमारी बहुत तगड़ी गाय मानी जाती है, रूरल जिसे कहते हैं डेजर्ट काऊ, कांकरेज है। कांकरेज गाय का शुद्ध गोबर, जो स्वदेशी गाय हमारी, उसके गोबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है सुजुकी कंपनी जापान ने, भारत सरकार से करार किया है, और उस गोबर से वो जो एनर्जी बना रहे हैं उससे गाड़ियां चल रही हैं। किसी को पता है ये बात? बनासकांठा एरिया में गाड़ियां चल रही हैं उस गोबर गैस से, लेकिन सरकार क्यों नहीं बताना चाहती है? तो फिर एथेनॉल कौन खरीदेगा?
फिर आपका महंगा डीजल पेट्रोल कौन खरीदेगा? एक सवाल मेरा ये रहेगा, मैं अरुण पांडे हूँ। बनासकांठा का आपने नाम लिया, लेकिन बनासकांठा का अपना एक बहुत बड़ा अर्थतंत्र है दूध को लेकर के। अमूल वहीं से सारी चीजें करती हैं बनासकांठा, और एक गांव और है बगल में, तो वहां तो ऑलरेडी वो मॉडल डेवलप है। क्या शंकराचार्य जी का अगली जो योजना है उसमें इस तरह का कोई मॉडल होगा कि जो उत्तर प्रदेश या बिहार या हिमाचल या सिक्किम, मणिपुर, मेघालय के गांव भी बनासकांठा बन पाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम इस तरह से नहीं चल रहे हैं कि हमें सिर्फ गाय से आय चाहिए। गाय से आय नहीं चाहिए, गाय से सबसे पहले आशीर्वाद चाहिए। आप समझिए, हम चूंकि अपने धर्म की जड़ छोड़ चुके थे इसलिए हम मुसीबत में पड़ गए। अब हम दोबारा धर्म की जड़ पकड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसलिए गाय को पालना चाह रहे हैं कि वेद लक्षणा गाय का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो एक हम लिस्ट बनती है सरकार की ओर से कि कौन कौन सी प्रजातियां लुप्त होने जा रही हैं, आप लोगों को जान के बहुत दुख होगा कि हमारे देश की स्वदेशी गौवंश की सैकड़ों प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, इसलिए पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी है। अब बहुत कम प्रजातियां रही हैं। अगर हमने उनको नहीं पकड़ा तो वो भी हाथ से निकल जाएंगे। हमारी वेद लक्षणा गाय बिल्कुल डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा मूल कारण जन जन में जागृति जगाने का ये है कि वेद लक्षणा गाय को बचा लो। आपके गौधाम कब तक स्थापित होंगे? कब चालू हो गया है, कार्यक्रम चालू हो गया है। इनकी बात भी मैं पूरी सी एक आउटलाइन देने के आगे बढ़ूंगी कि देखिए, सबसे पहले गाय के प्रति प्रेम और श्रद्धा जागेगी, तभी हम उसको बचाने की हर संभव प्रयास करेंगे। आज आपके और हमारे बच्चे पे अगर कोई आंच आती है, हम कुछ नहीं सोचते, हम शेर से भिड़ जाते हैं। वो भावना जब तक हमारी गाय के प्रति नहीं आएगी हम बचाएंगे नहीं, क्योंकि आप और हम बिजी हैं अपने अपने काम में। लेकिन अपनी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सब काम छोड़ के भी जाएंगे। बस इसलिए ये चीज सबसे पहले तो सनातनियों के दिलो दिमाग में डालनी है। अब बात प्रॉफिटेबल की, जो मॉडल आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पे इसी के ऊपर हमारा काम चल रहा है। पहले वैदिक आधार बनेगा, वैदिक आधार के बाद जब हम लोग गाय को माँ मान के उसकी सेवा करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे उसके गोबर का कैसे काम में लेना है, उसके गौमूत्र को कैसे काम में लेना है, उसके दूध को कैसे काम में लेना है, उसके घी को, इस सब मॉडल पे काम करेंगे। और जो हमारा देश खुशहाल रहता था, धन संपन्न, आर्थिक संपदा हर तरह से लबालब रहता था, हमारे वापस उस ओर जाने का ही प्लान है। देखिए, करने वाला चाहिए। पीछे तो गौ, ब्राह्मण और सनातन, तो गौ और सनातन की बात होगी। जी। ब्राह्मण के संदर्भ में जो है ये है कि ब्राह्मणों पर बड़ा कड़ा प्रहार हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। क्या हो रहा, कैसे हो रहा? सरकार कर रही है कि कौन लोग कर रहे हैं, कैसे है? देखिए, और क्यों कर रहे हैं जो है? किसी भी प्रदेश में अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पे सरकार उत्तरदायी होती ही है। जी। हम पिछले 9 साल से देख रहे हैं कि बहुत सुनियोजित तरीके से, मैं बहुत प्रामाणिक बात कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में चुन चुनकर ब्राह्मणों को शिकार बनाया जा रहा है। और ये शासन व्यवस्था के मार्गदर्शन पे हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और इसकी पीड़ा लोग भी हमसे आके व्यक्त करते हैं। कहीं कोई बात छुपी हुई नहीं है, सब कुछ उजागर है। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी है और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन के मार्गदर्शन में ही सब चीजें हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ब्राह्मण का जो है, जो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया है, ये एक जो लक्ष्मण रेखा खींची है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में और पूज्य शंकराचार्य जी में, तो ब्राह्मण को एक मोहरा बना करके जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं? मोहरा क्या बनाना, अब तो उल्टा ये हो गया है कि जो बातें छुपी हुई थी वो सामने आ गई हैं। अभी तक हमें सिर्फ सुनने को मिलता था, ऐसा लगता था कि झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। यह हम इसको झूठा नैरेटिव समझते थे। हम भी योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत श्रद्धा रखते थे, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। उनके लिए हमने बहुत काम भी करने की कोशिश की है, उनके लिए प्रचार भी किया है। लेकिन दुख ये हुआ कि जो नैरेटिव हम समझ रहे थे वो प्रमाणित हो गया कि ये नैरेटिव नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। वो प्रमाणित हुआ प्रयागराज में। जिस तरह छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चों को, मैं आप सोच नहीं सकते, जिस तरह मैं माघ मेले में थी, ये सारा जो घटनाक्रम है, हम तो शिष्य हैं शंकराचार्य जी के, छोटे छोटे बटुकों को 9-10 साल के बच्चे जो वेद पढ़ते हैं, उनका क्या कसूर है? मुझे बताइए, क्या कसूर हो सकता है? ऐसा बच्चा तो अगर किसी को मार भी दे, मर्डर भी कर दे, उसको भी सजा नहीं दी जाती कानून में। लेकिन पुलिस ने जालिमों की तरह उनकी चोटियां पकड़ पकड़ के, वो प्रयागराज की घटना सारी दुनिया ने देखा, मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया कहीं ना कहीं ये, क्या आपको क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी खुन्नस है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है? ऐसा है ओम प्रकाश जी
कि अगर वो निजी खुन्नस हम न भी मानते, हम इसको प्रशासनिक फेलियर समझ के इसको इग्नोर भी कर देते, एक बार को कि पुलिस ने गलती से या किसी बहकावे में या जोश में आके हाथ उठा दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने असेंबली में खड़े होके उस चीज पे मोहर लगा दी, जब असेंबली में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी आदमी शंकराचार्य नहीं बन सकता, कोई भी आदमी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो ये बात बिल्कुल मुहर लग गई कि मुख्यमंत्री को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो सारी की सारी खुन्नस ब्राह्मण बच्चों पे भी निकाल दी, पुलिस को बरी भी कर दिया, एक पुलिस वाले पे एक्शन भी नहीं हुआ, कोई एसआईटी गठित नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और उल्टा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं लगता, आप तो इतने विद्वान पत्रकार हैं, क्या इतने छोटे छोटे बच्चों को कैमरे पे मारा, जूतों से मारा, उनके धार्मिक आस्था पे इतना बड़ा आघात किया, क्या वो बच्चे जिंदगी भर भूल पाएंगे? उनका क्या कसूर था? उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था। तो ऐसे पुलिस वालों पे कोई इंक्वायरी नहीं, एक्शन नहीं, वो तो छोड़िए, और बेशर्मी की तरह आप उनको डिफेंड कर रहे हो, आप उस एक्शन पे मोहर लगा रहे हो, तो ये तो प्रशासनिक अपराध भी है, ये आपकी निजी खुन्नस भी है, आपका कठोर जातिवादी रुख भी है। इससे सब कुछ उन्होंने स्वयं प्रमाणित कर दिया। हमें हाथ कंगन को आरसी क्या, आप कोई पूरी घटनाक्रम पर पूरे नहीं नैरेटिव नहीं, पूरे इस प्रकरण पर, प्रयागराज सहित पूरे प्रकरण पर और ब्राह्मण उत्पीड़न की जो बात हो रही है, तो क्या इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को बरी करती हैं? क्योंकि वो उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, अगर पार्टी चाहती तो उनको हटा सकती है। बिल्कुल बरी नहीं करते। कैसे बरी कर देंगे? यूजीसी एक्ट कौन लेके आया है? यूजीसी एक्ट तो योगी जी नहीं लाए, वो तो केंद्रीय सरकार का अपना ब्रेन चाइल्ड है, दिमाग की उपज है, कैसे बरी कर देंगे? ये तो सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म को टुकड़े टुकड़े करने वाला षड्यंत्र है। आज एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के खिलाफ खड़ा कर दो, कोई सा भी इल्जाम लगा दो, कोई उसकी पूछताछ नहीं होगी। ये तो इसमें तो सब, इस हमाम में सब नंगे हैं भाई साहब, इसमें कोई। एक अंतिम सवाल, क्या भविष्य में जो है पूज्य शंकराचार्य जी के जो इन्होंने आपकी जो चतुरंगड़ी सेना है, इस तरीके जो तमाम गठन किए हैं, क्या राजनीति के भी क्षेत्र में उतरने का कहीं कोई ख्याल है? देखिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बताना चाहूंगी कि सनातन धर्म में हम एक साइंटिफिक अगर डेटा निकाले तो अपनी जो हमारी संस्कृति, अपनी आपकी और हमारी, लगभग 2 अरब साल पुरानी है। हम जो सनातन शाश्वत बोलते हैं उसको गिनती करें अगर तो लगभग 2 अरब साल पुराना हमारा इतिहास है। इस इतिहास में अनेकों हमले हुए, ये तोड़फोड़ हुई, लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व जब अलग अलग सभ्यताएं पनपने लगी और सनातन धर्म के मठ मंदिर हमारे वैदिक वांग्मय को उखाड़ने लगे विधर्मी, तब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। जी। वो शंकर के अवतार, और क्योंकि 8 वर्ष के बालक को सारे वेद पता थे, सारे वेदांग उपनिषदों में वो पारंगत था, वो अवतार रहे, और उन्होंने अपने शास्त्रार्थ, बुद्धि, विवेक और राजाओं को अपने बुद्धि से परास्त करके, उनको अपने अधीन करके, उनके सैन्य को अपने अंडर करके पूरे समस्त भारत को जीत लिया था, और समस्त भारत के 4 कोनों पे 4 खूंटे गाड़ के, 4 मठ गाड़ के सनातन धर्म का ध्वज दोबारा बुलंद किया। आज हम और आप जो सनातनी बैठे ना, ये हम आदि शंकराचार्य जी की देन है। हम आज उनकी झूठन पे पल रहे हैं। तो जो शंकराचार्य परंपरा है वो धर्म को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सामान्य सन्यासियों की परंपरा नहीं है, ये वो सशस्त्र योद्धा, ज्ञान से भरपूर, और जिनको हर तरह का ज्ञान है इस पृथ्वी पे, ऐसे कोई ज्ञान नहीं है। सनातन को बचाने के लिए आप वो सत्ता प्राप्त कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि जो आदि शंकराचार्य ने अपने जो मठ परंपरा और जो ज्ञान परंपरा स्थापित की है, वो इसीलिए स्थापित की है कि जब समय आए, देखिए आज ओम प्रकाश जी, ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे शंकराचार्यों के नीचे ही पूरा सनातन धर्म पला है। जो 13 अखाड़े वो इन्हीं के अंडर के हैं। आज मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे अगर 13 क्लास टीचर हैं, आज स्थिति हो गई कि 13 क्लास टीचर अलग ग्रुप बना के बैठ गए, प्रिंसिपल को अकेला छोड़ दिया। तो ये 13 अखाड़े तो शंकराचार्य की सेना हुआ करते थे, ये तो उनके अंडर में आते थे। आज स्थिति कलयुग है भाई, उनका भी अपना चल रहा है कार्यक्रम, अपनी दुकानें चल रही है, लेकिन ये जो परंपरा है, ये शस्त्र शास्त्र सब कुछ जानती है, और ये उन सन्यासियों की, उन योद्धा, हमारे जगत गुरुओं की परंपरा है। तो कोई भी एस्पेक्ट छूटेगा नहीं, इससे मैं आपको कहना चाहूँगा। बहुत एक लंबी चर्चा हुई और गौ, ब्राह्मण और सनातन पर जो है, और एक और बात जो खुल करके सामने आ गई है कि
सनातन को बचाने के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए हम सत्ता में भी जो है अपना हस्तक्षेप करेंगे और उसके लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। तो बहुत ही एक अच्छी चर्चा हुई डॉक्टर साहब के साथ, और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि नए विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव।